नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय कुमार तिवारी है। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश से रिटायर्ड असिस्टेंट इंजीनियर हूं। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा गोरखपुर मास्टर प्लान 2031 के बारे में। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा GIS बेस्ड मास्टर प्लान 2031 गोरखपुर के लिए ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। तो इस वीडियो में इस मास्टर प्लान के डिटेल्स जानते हैं तथा ये देखते हैं माइन्यूट ऑब्जर्वेशन करके क्या इसमें कोई आपत्ति है और अगर कोई आपत्ति सुझाव देना चाहता है तो उसकी क्या प्रक्रिया है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, गोरखपुर शहर का नाम प्रसिद्ध संत गोरक्षनाथ के नाम से जुड़ा हुआ है और इसी के नाम पर इस शहर का नाम गोरखपुर पड़ा है। उन्हें गोरखनाथ के नाम से भी जाना जाता है, जो नाथ संप्रदाय के गुरु थे। इसी संप्रदाय का गोरखनाथ मंदिर यहाँ पर निर्मित है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि गोरखपुर एक बहुत ही महत्व का शहर है। वर्तमान समय में हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, गोरखपुर शहर से जुड़े हुए हैं। पिछले 8 सालों में लगभग गोरखपुर नगर का काफ़ी तेजी से विकास हुआ है। शहर के अंदर कई मार्गों को 4 लेन 6 लेन कर दिया गया है और शहर का एक बहुमुखी विकास हो रहा है। वर्तमान समय में भारत सरकार की अमृत योजना के अंतर्गत गोरखपुर नगर के लिए GIS बेस्ड मास्टर प्लान का ड्राफ्ट तैयार किया गया है। दोस्तों, इस ड्राफ्ट पर हम आज विवेचना करेंगे। सबसे पहले गोरखपुर शहर का मास्टर प्लान 1971 से 2001 का तैयार किया गया था। उसके पश्चात 2001 की अवधि समाप्त होने पर इस शहर का मास्टर प्लान 2001 से 2021 तक का तैयार कर दिया गया, जो वर्तमान में प्रभावी है। लेकिन इस अवधि में शहर के विकास की गति तेज हुई है। बाहर से आकर गोरखपुर नगर में रहने वाले लोगों का जनसंख्या घनत्व बढ़ा है। इसकी वजह से शहर के भविष्य की बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए सुविधाएं बनाए जाने के लिए एक रोड मैप तैयार किया जाना आवश्यक होता है। जैसे जैसे शहर का विकास बढ़ता रहता है, शहर का क्षेत्रफल बढ़ता रहता है, उस हिसाब से भविष्य में जो जनसंख्या शहर में आने वाली है उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं बनाई जानी है, उनका रोड मैप ही महायोजना कहलाता है। तो वर्तमान में गोरखपुर नगर के लिए GIS बेस्ड मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है 2031 तक का। दोस्तों, GIS बेस्ड मास्टर प्लान का मतलब ये हुआ कि ये एक सटीक दस्तावेज है जहां पर कि इस मास्टर प्लान के अंतर्गत आने वाले गांवों के प्रत्येक राजस्व ग्राम का खसरा प्लान के साथ मास्टर प्लान तैयार किया जाता है और प्रत्येक खसरे का लैंड यूज भी GIS बेस्ड मास्टर प्लान से घर बैठे देखा जा सकता है सिस्टम पर। अगर आप किसी गांव का नाम, खसरे का नंबर डालेंगे इनपुट में तो आपको घर बैठे ही उस खसरे का लैंड यूज क्या है ये ज्ञात किया जा सकता है, पता लग जाएगा आपको सिस्टम से। GIS बेस्ड मास्टर प्लान हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजेस द्वारा तैयार किया जाता है, इसलिए इस मास्टर प्लान की सटीकता बहुत अधिक होती है। दोस्तों, आप अपने स्क्रीन पर गोरखपुर मास्टर प्लान 2031 का प्रारूप देखिए और मैं इस मास्टर प्लान प्रारूप के अंतर्गत प्रमुख भूवियोगों के बारे में बात करता हूँ। दोस्तों, गोरखपुर महायोजना 2031 को लगभग 9 प्रमुख भूवियोगों में डिवाइड किया गया है, जिसमें आवासीय है। आवासीय के अंतर्गत प्रमुख आवासीय भूवियोग है, जिसमें निर्मित क्षेत्र और ग्रामीण आबादी भी है। इसके बाद व्यवसायिक है। व्यवसाय के अंतर्गत नगर केंद्र है, सामान्य व्यवसाय केंद्र है, मंडली केंद्र है, वेयर हाउसिंग है और थोक व्यापार केंद्र है। इसी तरह इंडस्ट्रियल लैंड यूज है। प्रमुख रूप से इंडस्ट्रियल के अंतर्गत लघु एवं सेवा उद्योग है, विस्तृत एवं बृहद उद्योग है और ऑफिस लैंड यूज है। इसके बाद सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक सुविधाओं का प्रमुख लैंड यूज है, जिसके अंतर्गत सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक सुविधाएं, सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाएं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और कूड़ा निस्तारण केंद्र प्रमुख रूप से अंकित हैं। इसके बाद यातायात एवं परिवहन मुख्य भूवियोग के अंतर्गत है और इसके अंदर वर्तमान मार्ग, प्रस्तावित मार्ग, रेड लाइन और परिवहन केंद्र दर्शाए गए हैं। प्रमुख भूवियोग में पार्क एवं खुले स्थान भी हैं। पार्क एवं खुले स्थान के अंतर्गत खुले स्थल, हरित पट्टी, क्षेत्रीय पार्क, प्रखंड पार्क, मनोरंजन क्षेत्र, क्रीड़ांगन, नगर वन और कृषि अनुसंधान केंद्र को रखा गया है। दोस्तों, फिर कृषि भूवियोग है। कृषि भूवियोग में एग्रीकल्चर यूज है और हाईवे फैसिलिटी जोन भी रखा गया है। अन्य भूवियोग में रेलवे की जमीन है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, वन क्षेत्र है, कुछ अपरिभाषित क्षेत्र हैं, नदी, तालाब और जलाशय हैं
और शमशान तथा कब्रिस्तान क्षेत्र को रखा गया है। दोस्तों अब हम इसका एनालिसिस करते हैं कि इस मास्टर प्लान 2031 के प्रारूप में विशेष क्या है। दोस्तों इसके अंतर्गत वन क्षेत्र के 100 मीटर दायरे में ग्रीन जोन तथा नालों के किनारे बफर जोन बनाने का प्रस्ताव रखा गया है और काफी महत्वपूर्ण है, जो जन उपयोगी है, वो लाइट रेल ट्रांजिट सिस्टम LRTS की प्रस्तावना दी गई है। इस LRTS में 2 कॉरिडोर होंगे। एक पहला कॉरिडोर श्यामनगर से सुबह बाजार तक तथा दूसरा कॉरिडोर गुलरिया से कचहरी चौराहे तक प्रस्तावित है। और इसमें विशेष बात यह है कि गोरखपुर विकास प्राधिकरण का जो क्षेत्रफल है, विकास क्षेत्र है, वो बढ़ाकर 643 स्क्वायर किलोमीटर कर दिया गया है, जो लगभग 25 लाख आबादी के लिए प्रस्तावित किया गया है। दोस्तों इस नए प्रस्तावित गोरखपुर विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र के अंतर्गत प्रमुख रूप से गोरखपुर नगर निगम का क्षेत्र, पीपीगंज नगर पंचायत का क्षेत्र, पिपराइच नगर पंचायत का क्षेत्र, मुंडेरा बाजार नगर पंचायत का क्षेत्र और अन्य 319 गांव शामिल किए गए हैं। कुछ और विशेष बातें हैं इसमें जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं। दोस्तों इस मास्टर प्लान 2031 में जिन लोगों ने बिल्टअप एरिया के अंतर्गत कॉमर्शियल एक्टिविटीज कर ली थी, उनके लिए काफी सहूलियत दी गई है। इसमें बिल्टअप एरिया के अंतर्गत जो ऐसे मार्ग हैं जहां पर कॉमर्शियल एक्टिविटीज पहले से विकसित हो गई हैं, जबकि कॉमर्शियल एक्टिविटीज अनुमन्य नहीं थी, लेकिन लोगों ने वहां कॉमर्शियल एक्टिविटीज विकसित कर ली हैं बिल्टअप एरिया में। जो ऐसे बिल्टअप एरिया के क्षेत्र हैं उनको बाजार स्ट्रीट प्रस्तावित किया गया है, ये लोगों के लिए काफी उपयोगी रहेगा। इसके बाद बिल्टअप एरिया के ऐसे मार्ग जिनके दोनों तरफ कॉमर्शियल एक्टिविटीज डेवलप हो गई हैं और सड़क के बाहरी किनारों से 15 मीटर गहराई तक दोनों तरफ बाजार स्ट्रीट ऐसे क्षेत्रों में रखा गया है जिन मार्गों पर बिल्टअप एरिया के अंतर्गत दोनों तरफ कॉमर्शियल एक्टिविटीज डेवलप हो गई। इसी तरह 24 मीटर एवं इससे अधिक चौड़ी सड़कों पर भी बाजार स्ट्रीट प्रस्तावित किया गया है, लेकिन उसमें प्रतिबंध ये है कि जो 30 मीटर या उससे अधिक चौड़ी सड़कें हैं उन पर दोनों तरफ सर्विस लेन छोड़ना अनिवार्य है। और विशेष बात इसमें यह भी है जो काफी जन उपयोगी है कि उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 1998 के अंतर्गत जो भी प्रावधान है उनको दृष्टिगत रखते हुए मऊनाथ भंजन महायोजना 2031 में नगर के प्रमुख मार्गों के चौड़ीकरण किए जाने का भी प्रस्ताव है। इस मास्टर प्लान 2031 में 25 लाख आबादी के लिए तैयार किया गया है मास्टर प्लान, जिसमें कुल विकास योग्य क्षेत्रफल का 46% रेजिडेंशियल एरिया रखा गया है। दोस्तों ये कुछ प्रमुख बिंदु थे जो जन उपयोगी थे, इसमें काफी लोगों को, आम लोगों को सहूलियत मिलेगी। दोस्तों इस मास्टर प्लान प्रारूप का मैंने अपने दृष्टिकोण से कुछ बिंदुओं का एनालिसिस गहराई से किया है और उस एनालिसिस के बाद हमें कुछ इसमें संशोधन किए जाने की आवश्यकता प्रतीत होती है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से उन संशोधनों पर आपको भी विचार करने के लिए प्रेरित करूंगा और अगर आपको लगता है कि ये संशोधन किए जाने अनिवार्य हैं, शहर के लिए आवश्यक हैं, आम जनता के लिए आवश्यक हैं, तब आप इन संशोधनों को आपत्ति और सुझाव के माध्यम से विकास प्राधिकरण के अंतर्गत जो निर्धारित प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का पालन करते हुए निर्धारित अवधि के अंदर आपत्ति और सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं, ताकि शासन इस पर विचार करे और इनको संशोधित करते हुए महायोजना जब फाइनल हो तो उसमें इनका समायोजन कर लिया जाए ताकि ये शहर के लिए उपयोगी साबित हो। दोस्तों अब इस एनालिसिस का मैं वर्णन करता हूँ, आप देखिएगा। ये विशेष रूप से ग्रीन बेल्ट, ओपन एरिया और पार्क से संबंधित जो प्रस्तावित किया गया है उसके बारे में है। दोस्तों मुख्य रूप से कुल महायोजना क्षेत्रफल का लगभग 20% क्षेत्र ग्रीन बेल्ट, पार्क्स व खेल के मैदान में प्रस्तावित किया गया है। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। इस प्रस्तावना में ये है कि गोरखपुर शहर के अंतर्गत जो प्रमुख महत्वपूर्ण 4 नाले पहले से हैं मौजूद, जिनका नाम है गोरधैया नाला, तुर्रा नाला, सुर्रा नाला एवं फरेन नाले के संरक्षण के लिए इन नालों के दोनों तरफ 15 मीटर चौड़ी ग्रीन बेल्ट प्रस्तावित की गई है। इसी तरह बाईपास रोड्स के और नेशनल हाईवेज के दोनों तरफ 30 मीटर चौड़ी ग्रीन बेल्ट प्रस्तावित की गई है। इसी तरह आरक्षित वन क्षेत्र के सुरक्षा हेतु नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत 100 मीटर चौड़ी ग्रीन बेल्ट प्रस्तावित की गई है। इसी तरह प्राकृतिक नालों के किनारे नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत 15 मीटर ग्रीन बेल्ट सहित 300 मीटर खुले क्षेत्र का प्रस्ताव किया गया है। तालाब, पोखर, जलाशय, प्राकृतिक नाले को यथावत रखते हुए इनके चारों ओर 9 मीटर चौड़ी ग्रीन बेल्ट प्रस्तावित की गई है। दोस्तों ये जो एनालिसिस था इसमें हमें क्या सुझाव देने हैं, किस विवेचना में जाना है,
अब मैं उन्हीं बिंदुओं पर फोकस करके बात करता हूं। दोस्तों, मुख्य रूप से जो बात है वो नालों के संबंध में है। इस ग्रीन बेल्ट, ओपन एरिया और पार्क्स के एनालिसिस में जो प्राकृतिक नाले हैं उनके दोनों तरफ छोड़े जाने वाली ग्रीन बेल्ट या ओपन एरिया की जो चौड़ाई है वो इस ड्राफ्ट मास्टर प्लान के पेज नंबर 42 पर उसका विवरण अंकित किया गया है। इस विवरण में प्राकृतिक नालों के दोनों तरफ छोड़े जाने वाली ग्रीन बेल्ट और ओपन एरिया के विवरण में अंतर है, एक ही पैराग्राफ में जो 42 नंबर पर लिखा हुआ है मास्टर प्लान पर। तो अब आप इसको समझिए कि क्या अंतर है। दोस्तों, सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है कि गोड़धैया, तुर्रा, सुर्रा एवं फरेन नाले के संरक्षण के लिए 15 मीटर चौड़ी ग्रीन बेल्ट रखी गई है। यहाँ पर नालों के किनारे 15 मीटर चौड़ी ग्रीन बेल्ट रखे जाने का उल्लेख किया गया है। अब नालों की बात ही जारी रखते हैं और आगे इसमें क्या लिखा है। इसमें आगे लिखा है कि प्राकृतिक नालों के किनारे नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत 15 मीटर ग्रीन बेल्ट सहित 300 मीटर खुले क्षेत्र का प्रस्ताव किया गया है। एक जगह जो गोड़धैया, तुर्रा, सुर्रा एवं फरेन नाले हैं उनके संरक्षण के लिए पहले ये लिखा गया है कि 15 मीटर ग्रीन बेल्ट रखे नहीं जाने का प्रस्ताव रखा गया है। उसके बाद प्राकृतिक नालों के नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत 15 मीटर ग्रीन बेल्ट के सहित 300 मीटर खुले क्षेत्र का प्रस्ताव रखा गया है। यहाँ पे दोनों में अंतर आ गया। इसके बाद आगे लिखा है, नाले के संबंध में ही व्याख्या हो रही है। आगे लिखा है कि जो राजस्व अभिलेखों में दर्ज तालाब, पोखर, जलाशय और प्राकृतिक नाले हैं उनको यथावत रखते हुए 9 मीटर ग्रीन बेल्ट छोड़े जाने का प्रस्ताव है। मतलब क्या हुआ, एक जगह नाले के दोनों तरफ 15 मीटर ग्रीन बेल्ट का उल्लेख किया गया है जो गोड़धैया, तुर्रा, सुर्रा एवं फरेन नाले के पास है। फिर दूसरी जगह लिखा गया कि प्राकृतिक नालों के किनारे 15 मीटर ग्रीन बेल्ट सहित 30 मीटर ओपन एरिया रखने का प्रस्ताव रखा गया है। और फिर इसी पैराग्राफ में 42 नंबर पेज पर ही राजस्व अभिलेखों में दर्ज जो प्राकृतिक नाले हैं उनके चारों ओर 9 मीटर ग्रीन बेल्ट प्रस्तावित किए जाना का प्रस्ताव रखा गया है इस मास्टर प्लान में। दोस्तों, यहाँ पर नाले के दोनों तरफ छोड़े जाने वाली ओपन लैंड या ग्रीन बेल्ट में भिन्नता है और ये भिन्नता हमें लगता है किसी त्रुटि के कारण हुई है, क्योंकि एक ही मास्टर प्लान में एक ही प्रकृति के वाटर बॉडीज के लिए, एक ही प्रकृति के नालों के लिए कई तरह के प्रावधान किया जाना एक तरह से ये किसी मानवीय त्रुटि की ओर उल्लेख करती है, इंगित करती है। तो इस त्रुटि का सुधार किया जाना आवश्यक है। मेरे विचार से, जो मेरा विचार है वो ये है कि अगर आपने गोड़धैया, तुर्रा, सुर्रा एवं फरेन नाले के संरक्षण के लिए 15 मीटर ग्रीन बेल्ट छोड़े जाने का प्रस्ताव दिया है, फिर उसी तरह 15 मीटर ग्रीन बेल्ट सहित 300 मीटर खुले क्षेत्र पर देने का प्रस्ताव आगे दिया है नाले के दोनों तरफ। और फिर अगले बिंदु पर जो राजस्व अभिलेखों में दर्ज नाले हैं उनके चारों तरफ 9 मीटर ग्रीन बेल्ट प्रस्तावित की है। यहाँ पर दोनों में भिन्नता स्वीकार नहीं है, इसमें कहीं गलती है। और सामान्य रूप से भी अगर देखा जाए तो जो नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत नहर या प्राकृतिक नाले हैं उनके दोनों तरफ 15 मीटर चौड़ी ग्रीन बेल्ट के साथ 30 मीटर ओपन एरिया छोड़ना अनुचित है, क्योंकि इस 30 मीटर ओपन एरिया जो आपने प्रस्तावित की है इसके अंतर्गत इस क्षेत्र में, चूंकि ये नगरीय क्षेत्र है, कई मकान पहले से बने हुए हैं और भविष्य में भी ये संभव नहीं है कि इस ओपन एरिया में निर्माण को रोका जा सके। तो मेरे हिसाब से ये उचित है कि जो प्राकृतिक नाले नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत है इस मास्टर प्लान 2031 के ड्राफ्ट में जो प्रस्तावित हैं उनके दोनों तरफ ग्रीन बेल्ट और ओपन एरिया इसको रिड्यूस कर दिया जाए और उसी के अनुसार जैसे कि राजस्व अभिलेखों में दर्ज नालों के चारों तरफ 9 मीटर चौड़ी ग्रीन बेल्ट छोड़ने का प्रस्ताव दिया गया है, उसी के आधार पर नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत समस्त नालों और पोखरों के आसपास 9 मीटर चौड़ी ग्रीन बेल्ट छोड़ना ही उचित है। तो मैं जन सामान्य से अनुरोध करता हूं कि अगर उनको ये आपत्ति उचित लगती है तो आप अपने स्वयं के प्रार्थना पत्र के माध्यम से या जनप्रतिनिधियों के माध्यम से प्राकृतिक नाले जो शहर के अंतर्गत, नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत मौजूद हैं या तालाब, पोखर जो मौजूद हैं उनके दोनों तरफ या पहले से राजस्व अभिलेखों में दर्ज नालों के चारों तरफ 9 मीटर चौड़ी ग्रीन बेल्ट छोड़ने के प्रस्ताव को ही दर्ज कराने के लिए अपनी आपत्ति दें। जो 15 मीटर ग्रीन बेल्ट के साथ 300 मीटर ओपन एरिया छोड़ने का प्रस्ताव है ये बिल्कुल अनुचित है और इसको इस मास्टर प्लान में संशोधन किया जाना अनिवार्य है। दोस्तों, इसका एक उदाहरण देते हैं, जैसे कि मास्टर प्लान 2021 जो गोरखपुर का इस समय प्रभावी है, उस मास्टर प्लान में जो औद्योगिक क्षेत्र प्रस्तावित किया गया था वो भी पूरी तरह
वर्तमान समय में औद्योगिक क्रियाओं के लिए अनुकूल न होने के कारण औद्योगिक स्वरूप में विकसित नहीं हो पाया है और वहां पर काफी आवासीय क्षेत्र विकसित हो गया है। उसका प्रमुख कारण ये है कि गोरखपुर के नजदीक जीडा द्वारा एक बड़े औद्योगिक क्षेत्र का विकास पहले से ही कर लिया गया है। गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा जो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किया गया है जीडा, उसकी वजह से गोरखपुर क्षेत्र के अंदर विकास प्राधिकरण की सीमा के अंतर्गत 2021 महायोजना में प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र पूरी तरह से औद्योगिक स्वरूप नहीं ले पाए हैं और वहां पर आवासीय कॉलोनियां अवैध रूप से विकसित हो गई हैं। इसी तरह जैसे इस मास्टर प्लान 2031 में जो अब प्रस्ताव किया गया है बिल्टअप एरिया में बाजार स्ट्रीट किए जाने का, उसका भी कारण यही है कि महायोजना 2021 में जो आवासीय क्षेत्र था उस पर नियंत्रण नहीं हो पाया और वहां पर वाणिज्यिक गतिविधियां तेजी से बढ़ने लगी और अब इस मास्टर प्लान में उसको समायोजित करने के लिए प्रस्ताव दिया गया है। तो दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि जहाँ पर औद्योगिक में आवासीय गतिविधियां या आवासीय में बाजार स्ट्रीट के रूप में जो कॉमर्शियल एक्टिविटीज डेवलप हो गई हैं, यद्यप इस भावी महायोजना 2031 में इन पर औद्योगिक की जगह आवासीय भूपयोग हो भी जाता है या बिल्टअप एरिया की जगह बाजार स्ट्रीट भूपयोग हो भी जाता है, तब भी जो निर्माण पहले से हो गए हैं उन निर्माणों को, जैसे कि औद्योगिक में आवासीय हो गए हैं या बिल्टअप में रेजिडेंशियल की जगह पे कॉमर्शियल एक्टिविटीज जो निर्मित हो गई हैं, ऐसे लोगों को महायोजना में जब 2031 की महायोजना में जब भूपयोग परिवर्तित होकर आ जाएगा, तब भी उनको अपना निर्माण नियमित कराने के लिए भूपयोग परिवर्तन शुल्क देना पड़ेगा, अर्थात लैंड यूज चेंज कराना पड़ेगा। भले ही उसका महायोजना 2031 में भूप्रयोग बदल के आ जाता है, तब भी चूंकि उन्होंने उस समय इसमें विपरीत निर्माण कर लिए हैं, विपरीत भूपयोग के निर्माण कर लिए, जब इनका भूपयोग औद्योगिक नहीं था आवासीय कर लिया है या बिल्टअप के अंतर्गत आवासीय होने पर भी कॉमर्शियल कर लिया है, इसलिए उनको महायोजना 2031 में परिवर्तन के बाद भी भूपयोग परिवर्तन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कराना पड़ेगा। दोस्तों अब मैं बात करता हूं कि इसमें आपत्ति सुझाव देने का समयावधि क्या है और क्या प्रक्रिया है। दोस्तों इस मास्टर प्लान ड्राफ्ट जो है 2031 का गोरखपुर का, इसके लिए आपत्ति सुझाव देने का जो समय है वो 5/9/2022 से शुरू होकर 4 अक्टूबर 2022 तक है। आप 4/10/2022 तक इस पर आपत्ति और सुझाव दे सकते हैं। आपत्ति सुझाव 2 प्रतियों में संयुक्त नियोजक के कार्यालय में, जो संभागीय नियोजन खंड गोरखपुर नगर में स्थित है इनका कार्यालय, वहां पे दिया जा सकता है। इसके अलावा ग्राम नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण भवन द्वितीय तल पर भी 2 प्रतियों में आप अपने आपत्ति सुझाव 4 अक्टूबर 2022 तक किसी भी कार्य दिवस में 10 बजे से शाम के 4 बजे तक कार्यालय अवधि में दे सकते हैं। दोस्तों अगर आपको इस ड्राफ्ट महायोजना की पुस्तिका खरीदनी है, बुकलेट खरीदनी है, तो 400 रुपए नगद भुगतान करके विकास प्राधिकरण के कार्यालय से खरीदी जा सकती है, अथवा जो ड्राफ्ट मास्टर प्लान का प्रारूप है वो आप विकास प्राधिकरण की वेबसाइट http://gdagkp.in पर भी उपलब्ध है। आप वहां से डाउनलोड करके इसके प्रिंट ले सकते हैं और उसका अध्ययन कर सकते हैं। आप इसका अध्ययन कर लीजिए और इसमें अगर कोई आपत्ति ऐसी है या कोई सुझाव ऐसा है जो आप सरकार के सामने रखना चाहते हैं, तो आप स्वयं या अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से इस आपत्ति या सुझाव को प्रस्तुत कर सकते हैं 2 प्रतियों में। दोस्तों ये वीडियो यही समाप्त होता है। अगले वीडियो में किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर फिर आपसे चर्चा करेंगे। नमस्कार।